दोस्तों कि 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध लगभग का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, लेकिन कुछ लोग इसमें हो सकते हैं कंफ्यूजन में। आप लोग उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बनाए होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन कुछ लोग हो गए होंगे बड़ा टेंशन में कि भाई क्या हो गया, ये 5 किलोवाट क्यों दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है नालंदा गुरुकुल। तो नालंदा गुरुकुल YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डीसी जनरेटर। अभी पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर। तो ये डीसी जनरेटर का पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे थे, और उसी के आधार पर जो क्वेश्चन हमने लिए हैं उसका आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो बच्चे डीसी जनरेटर का पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं इसको पढ़ के आइएगा, उसके बाद ही जो है इस प्रैक्टिस को कीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा, ठीक है। बाकी जो ये कोर्स है रेलवे एलपी के लिए, बीएसपीसीएल के लिए, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए और स्टेट एजेई एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्टेट एजेई एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब की। तो दोस्तों अभ्यास सेशन जो है प्रारंभ होने वाला है। तो बताइए क्या आप लोग तैयार हैं, इस अभ्यास सेशन के लिए। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने बोला है कि हाँ भाई हम तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप कैसे करना है प्रैक्टिस एक बार देख लेते हैं। करना क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आया तो वीडियो करना है पॉज, वीडियो को रोकना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रोकना है, उसके बाद खुद क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो भी आपका आंसर आता है, ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट करना है। उसके बाद ही वीडियो को आगे देखना है। फिर देखना है कि आपने जो आंसर लिखा था कॉपी पे या फिर जो कमेंट किया था वो सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं, आप लोग होशियार बच्चे लोग हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि एक पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र कुंडलन किस प्रकार से संयोजित होता है। यानी कि एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार से होता है। तो फोटो बनाने से हमेशा हमको हिचकना नहीं है, तुरंत फोटो बना देना है, ठीक है। तब वो कैसे पता है कि सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या होता है। कि देखिए दोस्तों, ये जो बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं, आर्मेचर बना रहे हैं। ये बना रहे हैं आर्मेचर, है ना। और आर्मेचर के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। उसका मान जो होता है दोस्तों 1 ओम से हमेशा कम होता है, ठीक है। 1 ओम होगा या फिर 2 ओम होगा या 5 ओम होगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा दोस्तों, तो 1 ओम के आसपास होगा या इससे भी कम होगा। ये बात आप मान लीजिए, बहुत छोटा मान होता है, ठीक है। कल को 2 ओम बोल दिया तो भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना कि छोटा मान होता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग होती है कैसी होती है सेपरेटली एक्साइटेड में। तो फील्ड वाइंडिंग होती है दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड में, बिल्कुल अलग कनेक्शन रहता है उसका, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आपका आर्मेचर से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें अलग से एक बैटरी लगती है और क्या होता है वो उसका फील्ड वाइंडिंग होता है। ये हो गया आपका फील्ड वाइंडिंग इसमें। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में, इसीलिए इसका नाम है सेपरेटली एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेशन जो है यानी कि फील्ड वाइंडिंग को जो चार्ज किया जा रहा है वो बिल्कुल अलग तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। वो सेल्फ एक्साइटेड से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन जब पढ़िएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जब पढ़िएगा दोस्तों तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है, तो स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि श्रृंखला कुंडली को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो जोड़िए, ठीक है। श्रृंखला कुंडली मतलब सीरीज वाला जो कुंडली होता है, ठीक है। ये क्या है, ये बना रहे हैं आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर है। आर्मेचर जब भी बनाएंगे तो आर्मेचर का एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी बना देंगे, जिसका हम लोग मान के चलते हैं कि 1 ओम होगा लगभग, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि श्रृंखला कुंडली जो है आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा दीजिए। तो श्रृंखला कुंडली कितना होता है, तो छोटा टर्न होता है दोस्तों, 1 या 2 टर्न उसमें होगा अधिक से अधिक, ठीक है। ये हो गया श्रृंखला कुंडली, ठीक है, ये हो गया श्रृंखला कुंडली। फिर क्या बोल रहे हैं, और फिर शंट कुंडली जो है इस संयोजन के समानांतर में लगता है, मतलब जो बन चुका है इसके समानांतर में आपका शंट कुंडली लगने वाला है, ठीक है। शंट कुंडली जो है इसके समानांतर में लगने वाला है, तो इस तरीके से, ठीक है। आपका ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। अब पूछ क्या रहे हैं कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया जाता है, तो ऐसा संयोजन किस प्रकार का जनरेटर बनाएगा। तो बताइए। तो आप लोग जब जानते हैं दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो शंट देख रहे हैं ये क्या है, शंट ब्रांच है, पैरेलल ब्रांच है। तो ये लंबा दिख रहा है सर, लॉन्ग दिख रहा है, तो इसका नाम होगा लॉन्ग शंट, ठीक है। ये कुमुलेटिव टाइप का, ये आपका जो है कंपाउंड टाइप का जो है डीसी जनरेटर है, क्या है ये कंपाउंड टाइप का डीसी जनरेटर है, कुमुलेटिव नहीं, ये कंपाउंड टाइप का डीसी जनरेटर है। इसमें दोनों चीज़ होता है,
शंट फील्ड वाइंडिंग भी होता है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होता है। ये वाला जो वाइंडिंग है शंट वाला है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो होगा RSH होगा, ठीक है। ये वाला जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है ही, ठीक है। तो दोनों इसमें होता है, इसमें शंट में भी फील्ड वाइंडिंग होता है और सीरीज में भी होता है, और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लॉन्ग शंट, मतलब लंबा शंट कंपाउंड जनरेटर। तो कहाँ पे ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर? तो आप बोलेंगे सर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, सबसे सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रेणी जनरेटर में श्रेणी जनरेटर का प्रयोग आमतौर पे क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है, ठीक है। तो आइए एक बार श्रेणी जनरेटर के बारे में समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ अब देखिए श्रेणी जनरेटर कैसा होता है। देखिए श्रेणी जनरेटर देखिए इस प्रकार से होगा, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका ब्रश हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो होगा RA होगा, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों वाइंडिंग होगा, ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये क्या है, ये जो RAC देख रहे हैं दोस्तों ये किसका रेजिस्टेंस है? तो ये फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। क्या है ये? फील्ड वाइंडिंग है, मतलब ये चुंबक बनाने का काम में आएगा यहाँ पे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बनाने के काम में आएगा। और ये हो जाता है आपका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, V होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आप फार्मूला क्या जानते हैं, इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला क्या होता है? E = 5ZNP/60 है ना। इंड्यूस्ड EMF कहाँ पे होगा? तो इंड्यूस्ड EMF दोस्तों यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, आर्मेचर में जो है इंड्यूस्ड EMF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंड्यूस्ड EMF होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्लक्स जो है दोस्तों, फ्लक्स जो है किस पर निर्भर करता है? अब देखिए यहाँ पे जो करंट बह रहा है वो तो IA करंट है, आर्मेचर का ही करंट है, ठीक है। वही आर्मेचर का करंट जो है फील्ड वाइंडिंग से भी बह रहा है, और वही आर्मेचर का करंट जो है आर्मेचर से भी बह रहा है, ठीक है। और वही आर्मेचर करंट जो है कल को लोड करंट भी बनेगा, अगर यहाँ पे लोड जुड़ा हुआ रहेगा तो, ठीक है। वही आर्मेचर करंट क्या बनेगा? लोड करंट भी बनेगा। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया? फ्लक्स जो हो गया आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम एक लोड जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक लोड जोड़ देते हैं, पंखा टीवी जो भी है जोड़ देते हैं, ठीक है, पंखा टीवी जो भी जोड़ दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए स्विच को बंद कर दिया, यानी कि लोड जुट गया, लोड क्या हो गया? जुट गया। अब लोड देखिए, अगर लोड बढ़ेगा, मान लीजिए कि जो है ज़्यादा लोड लगा दिया, अगर लोड बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? लोड करंट बढ़ेगा, है ना। लोड करंट ये हो गया, अगर लोड बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? लोड करंट बढ़ेगा। लोड करंट बढ़ेगा इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा, क्योंकि लोड करंट और आर्मेचर करंट क्या है? बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि लोड करंट और आर्मेचर करंट क्या है? पसंद बराबर है दोस्तों, है ना। चलिए तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आपको क्या होगा दोस्तों? फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि आर्मेचर करंट जो है वो फ्लक्स जो है आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। तो आर्मेचर करंट बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा? फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ने से क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा? तो आपका EMF जो है बढ़ेगा, EMF क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो लोड बढ़ने के साथ आप क्या देख पा रहे हैं? अब पहला और लास्ट वाला देखिए, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? EMF बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? EMF बढ़ रहा है, और EMF बढ़ जाएगा। आपको इक्वेशन क्या पता है दोस्तों? यहाँ पे क्या इक्वेशन पता है आपको? आपको पता है E = होता है दोस्तों V + IA RAC, ये होता है इक्वेशन, है ना, ये होता है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम वोल्टेज को देखेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों? E - I गुना IA गुना RA + RAC, है ना। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे E जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? V भी बढ़ेगा, ठीक है। E बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? V भी बढ़ेगा। E बढ़ने का मतलब क्या है? कि V भी बढ़ेगा। तो आप साफ साफ तौर पे क्या देख पा रहे हैं दोस्तों? साफ साफ तौर पे आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका लोड जो है बढ़ रहा है, ठीक है, साफ तौर पर आप ये देख पा रहे हैं कि अगर लोड बढ़ रहा है, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी जो है ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा, जो कि हम लोग को ज़रूरत नहीं है। हम लोग को स्टेबल वोल्टेज चाहिए होता है दोस्तों। हमारे को जो है, जो भी यहाँ पे लोड हम लोग लगाते हैं वहाँ पे वोल्टेज कैसा चाहिए? तो स्टेबल चाहिए, फिक्स के तौर पे चाहिए। जहाँ पे भी हम अपना कनेक्ट करते हैं ना, जहाँ से भी हम लोड कनेक्ट करते हैं वहाँ पे हमको वोल्टेज कैसा चाहिए होता है? स्टेबल चाहिए होता है। वैसे ही दोस्तों, वैसे ही अगर आप देखेंगे उल्टे क्रम में, अगर देखिएगा, ये तो हो गया कि लोड बढ़ने की बात, लेकिन मान लीजिए कि लोड जब घट जाता है, ठीक है, मान लीजिए जब लोड घट जाता है तो क्या हो जाएगा? करेंट जो है, लोड करेंट घट जाएगा,
करेंट लोड करंट घट गया, इसका मतलब क्या है, आर्मेचर करंट भी घट गया। आर्मेचर करंट घटने का मतलब क्या है, जो फ्लक्स है वो भी घट गया। फ्लक्स घटने का मतलब क्या है दोस्तों, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बन रहा था वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ घट जाएगा तो वोल्टेज भी जो है, टर्मिनल वोल्टेज वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर लोड यहाँ पे घटेगा, हो जाएगा, बढ़ा दी, ठीक है, लोड घटने से होगा, लोड घटेगा तो आपका लोड करंट घटेगा, आपका आर्मेचर करंट घटेगा, फ्लक्स घटेगा, ईएमएफ घटेगा और वोल्टेज घटेगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि लोड जब घटता है, जब लोड घटता है दोस्तों, तो क्या होता है, वोल्टेज भी घटता है, हैवीली वोल्टेज घटता है, बहुत जल्दी जल्दी वोल्टेज गिरता है। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे खतरनाक साबित हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना। हम लोगों के लिए क्या हो सकता है, ये खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि लोड बढ़ने से वोल्टेज जो है बढ़ जाता है और लोड घटने से वोल्टेज जो है अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ये जो है इसी के कारण, बस इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो है इसका प्रयोग नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमको कौन सा चाहिए, हमको जो है टर्मिनल वोल्टेज जो है स्टेबल चाहिए। हमको क्या चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज स्टेबल चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसका प्रयोग होता ही नहीं है, इसका प्रयोग होता है दोस्तों, फीडर के बूस्टर में काम आता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज बूस्टर के तौर पे काम आता है, लेकिन हम लोग आम तौर पे घरों में इसका इस्तेमाल जल्दी नहीं करते हैं, इसी वजह से, ठीक है। ये वोल्टेज बूस्टर के तौर पे, वोल्टेज को बढ़ाने के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे चल के देखेंगे कि वोल्टेज बूस्टर के तौर पे इसका जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन घरों में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो है वोल्टेज जो है स्टेबल इसमें नहीं रह रहा है, टर्मिनल वोल्टेज जो है स्टेबल नहीं रह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि श्रेणी जनरेटर का प्रयोग जो है आमतौर पर क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, कौन सा, तो भी, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, तो टर्मिनल वोल्टेज जो भी है वो क्या होता है दोस्तों, वो लोड पर निर्भर करता है। अगर लोड बढ़ेगा, अगर आपका लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लोड घटेगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगा, घट जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग जो है हम लोग बहुत कम करते हैं। तो अंतर ये हो जाएगा कि भार परिवर्तन के साथ टर्मिनल वोल्टेज जो क्या होता है, बदलता है। चलिए, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए होता है भाई, स्टेबल वोल्टेज चाहिए होता है, टर्मिनल वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, बोलने के लघु खालिस्तान कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार है। तो आपको पता है दोस्तों कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें एक कंपाउंड जनरेटर होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर में कंपाउंड जनरेटर होता है, उसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्ग शंट, होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट, ठीक है। एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट, ठीक है। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हो गया। लॉन्ग शंट कैसा होता है दोस्तों, लॉन्ग शंट में जो है शंट जो होता है लंबा होता है, ठीक है। जो कि आपका आर्मेचर, और ये जो आपका है शॉर्ट, छोटा सा क्या हो जा रहा है, सीरीज वाइंडिंग हो जाएगा। तो शंट वाइंडिंग लंबा हो गया और सीरीज वाइंडिंग जो हो गया छोटा हो गया। अगर वही बात करेंगे शॉर्ट शंट का, तो शॉर्ट शंट कैसे बनता है दोस्त, तो शॉर्ट शंट कैसे बनता है, सबसे पहले आप आर्मेचर बना लीजिए, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपका हो जाएगा शंट वाला, ठीक है। और आपका जो है सीरीज वाला वाइंडिंग जो है उसके बाद आएगा, और इस प्रकार से जो है इसका कनेक्शन होगा। तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, शॉर्ट शंट पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको पता है ये सब चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा डीसी शंट जनरेटर का आर्मेचर करंट ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो डायग्राम बना लीजिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा आइडिया मिलेगा, बेहतर आइडिया मिलेगा। तो बोल रहे हैं शंट जनरेटर, ठीक है। तो आपका आर्मेचर जो है, छोटा सा रेजिस्टेंस हो गया आर्मेचर का, शंट जनरेटर जो हो गया, ठीक है, शंट जनरेटर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, प्रेरित वोल्टेज हो गया, है ना। और यहाँ पे आपका आरए हो गया, ठीक है। आर्मेचर करंट का दिशा अगर जानना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से है आर्मेचर करंट का दिशा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा आर्मेचर करंट का दिशा। और यहाँ पे एक केवीएल लगा दीजिए, केवीएल लगा दीजिए, कैसे दिखिएगा फिर, देखिए प्लस, आपको ऐसे पता भी होना चाहिए, लेकिन चलिए एक बार लगा लीजिए। तो हो जाएगा प्लस बी प्लस आई आर ए माइनस ई बराबर 0 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, भी प्लस आई आर ए। ये बात आपको याद भी होना चाहिए और पता भी होना चाहिए, ठीक है ना।
तो आपको हमेशा समझ में क्या आ रहा है भाई, जो जनरेटर है तो ई जो होगा ज़्यादा होगा भी से, ठीक है, ई ज़्यादा होगा भी से, जनरेटर है इसीलिए। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आर्मेचर करंट का फार्मूला क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, आर्मेचर करंट का फार्मूला क्या होगा। तो आइए पूछ रहे हैं, तो आइए निकाल दीजिए, कैसे निकालिएगा, आइए निकाल दीजिए, कैसे निकालिएगा। तो आपको पता है कि इधर आ जाएगा तो ई माइनस भी हो जाएगा, इजिकल टू आई आर ए हो गया। और यहाँ पे आइए निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई माइनस भी डिवाइडेड बाई आर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ई माइनस भी डिवाइड बाई आर ए। ये कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है भाई, तो हो जाएगा ई माइनस भी डिवाइड बाई आर ए। ये कहाँ पे है, चलिए, तो ये तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे उल्टा दे दिया है, ठीक है, भी माइनस ही दे दिया है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक और आप निकाल सकते हैं। ये तो आपको इस तरीके से हो गया, तो इस तरीके से तो आंसर नहीं मिल रहा है। तो आपको पता है कि ये वाला करंट जो होता है दोस्तों लोड करंट होता है, और ये वाला करंट जो होता है दोस्तों शंट करंट होता है, ये फील्ड वाइंडिंग का करंट होता है, ठीक है। और आर्मेचर करंट क्या है दोस्तों, आर्मेचर करंट जो होता है दोनों का सम होता है, क्योंकि आर्मेचर करंट ही निकला है शंट करंट भी, आर्मेचर करंट ही निकला है शंट करंट बना है, और वही जो है लोड को भी देता है। तो आर्मेचर करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आई एल प्लस आई एस एच। तो ये वाला फॉर्मूला कहीं पे है क्या, तो ये है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देख के क्या लग रहा था कि ए हो सकता है आंसर, ठीक है, लेकिन आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, सी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है उल्टा है। हमारा क्या होगा यहाँ पे, भी माइनस ई माइनस बी बटे आर है, अगर ये होता तो सही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, ठीक है। चलिए, लेथ मशीन में किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो लेथ एक मशीन होता है दोस्तों, तो उसमें किस प्रकार का मोटर का प्रयोग होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आएगा तो आपको डायरेक्ट टिक मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेथ मशीन में आपको जो है डीसी शंट मोटर का प्रयोग होता है, ठीक है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड मिलता है, ठीक है, लगातार समान स्पीड मिलता है। तो इस तरह का जो प्रयोग होता है लेथ मशीन में लगता है, समान स्पीड आपको लगातार मिलता है इसमें, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला जो देख लीजिए, डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कनेक्शन होने पर अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, देखिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को बताए थे, ये कब इसका जरूरत पड़ेगा भाई, ये तभी पड़ेगा जब आपको सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर लगेगा तब, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर लगेगा तब, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर लगेगा तब। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में कौन कौन होता है, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में दोस्तों होता है एक सीरीज होता है, एक शंट होता है, और एक होता है कंपाउंड। सीरीज शंट कंपाउंड ये सब जो है आपका क्या है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो ये सब में आपको क्या लगेगा, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का जरूरत पड़ेगा, क्या पड़ेगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किसमें जो है जरूरत नहीं पड़ेगा, महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, सेपरेटली एक्साइटेड में दोस्तों रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहने का कोई ज़रूरत ही नहीं डीसी जनरेटर में, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग जो होता है पूरा अलग ही होता है। उसमें जो होता है आपका एक बैटरी परमानेंट लगा हुआ रहता है, ठीक है, एक बैटरी जो होता है परमानेंट लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। चलिए, परमानेंट जो होता है एक बैटरी लगा हुआ रहता है, परमानेंट जो होता है एक बैटरी लगा हुआ रहता है। तो इसमें जो हो अलग से आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का जरूरत नहीं पड़ता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए सेल्फ एक्साइटेड में कितना प्रकार का हो गया, तो एक सीरीज हो गया, एक शंट हो गया, एक कंपाउंड हो गया, कंपाउंड में भी एक लॉन्ग शंट हो गया और एक शॉर्ट शंट हो गया, ठीक है, लॉन्ग शंट हो गया, शॉर्ट शंट हो गया। तो देख लीजिए पहला वाला क्या हो गया भाई, शंट हो गया। शंट क्यों है, ये शंट क्यों है, क्योंकि आर्मेचर के साथ ये पैरेलल में है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो है ना आर्मेचर के साथ क्या चीज़ में है, पैरेलल में है, इसीलिए शंट है। यहाँ पे देखिए आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के साथ जो है फील्ड वाइंडिंग क्या चीज़ में है, सीरीज में है, श्रेणी में है। चलिए, कंपाउंड में भी दो हो जाता है, कंपाउंड में क्या होता है, दो हो जाता है, कंपाउंड में भी दो हो जाता है। ये हो जाता है लॉन्ग शंट, यहाँ पे देख लीजिए शंट जो है थोड़ा लंबा है, शंट क्या है, थोड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट शंट है, शंट जो है थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉन्ग शंट, ये हो जाएगा शॉर्ट शंट। ये सब के सब क्या है दोस्तों, सब सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप भी दोस्तों एक तरह का क्या है, वोल्टेज ड्रॉप भी एक तरह का क्या है दोस्तों, तो एक तरह का वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप भी एक तरीके का क्या है, वोल्टेज, ठीक है।
वोल्टेज ड्रॉप भी एक तरीके का वोल्टेज है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आई ए। आपको पता है कि आर्मेचर के साथ जो करंट कौन सा बहता है, ठीक है, आर्मेचर में जो है छोटा सा जो प्रतिरोध रहता है उसमें कौन सा करंट बहता है, तो उसमें जो है आई ए करंट ही बहता है ना। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आर ए होता है। तो क्या हो जाएगा इसका वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा दोस्तों आई ए आर ए। वी इजिकल टू आई आर आपको पता है, तो वैसे ही अगर लगाइएगा तो वी इजिकल टू आई आर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आई ए आर ए। क्या हो जाएगा, आई ए आर ए। तो उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए दोस्तों सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों। आपको बता चुके हैं कि आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है बहुत ही कम होता है दोस्तों, मुख्यतः हम लोग मानते हैं 1 ओम के आसपास, ठीक है, लेकिन इससे कम भी होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है इससे कम भी होता है दोस्तों, कई बार इससे कम भी होता है। ठीक है, तो 1 ओम बोल दिया तो ऐसा आँख बंद करके नहीं बोलना है कि 1 ही ओम होगा। 1 ओम से कम भी हो सकता है, 1 ओम से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि आर्मेचर का रजिस्टेंस जो होगा 50 ओम होगा तो ये बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है। ठीक है, कोई 2 ओम बोल दे तो ठीक है, बोलेंगे ठीक है कम बता रहा है तो सही बात है। ठीक है, कोई बोल दे कि भाई आर्मेचर प्रतिरोध का मानता है 0.01 ओम तो सही है, कोई दिक्कत बात, ज़्यादा कम ज़्यादा बेसी नहीं होना चाहिए। तो 1 ओम के आसपास से होना चाहिए, ठीक है, 1 ओम से कम होना चाहिए, 1 ओम से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा उत्तर 1 ओम। ठीक है, चलिए क्षेत्र वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग जो है किसके द्वारा उत्तेजित होती है, यदि जनित्र जो हो स्व उत्तेजित जनित्र हो। मतलब अगर जनरेटर जो हो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हो तो फील्ड वाइंडिंग को कौन एक्साइट करता है, मतलब फील्ड वाइंडिंग में करंट जो है कैसे आता है। तो आपको पता है सेल्फ एक्साइटेड मशीन में फील्ड वाइंडिंग को कौन फीड करता है, तो आर्मेचर में जो वोल्टेज बनता है ना वही फीड करता है दोस्तों। देखिए आपको बताए भी थे, पर देख लीजिए फिर से। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का एक उदाहरण क्या होगा, तो शंट मान लीजिए, अभी के लिए एग्जाम्पल क्या मान लीजिए, शंट मान लीजिए। ठीक है, तो शंट में आपको क्या पता है दोस्तों, तो शंट में फील्ड वाइंडिंग हो जाता है आर्मेचर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वोल्टेज हो गया है ना, ये वोल्टेज हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। होता कैसे है, अब देखिए आपको बताते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आपको बताए थे कि जो फील्ड वाइंडिंग है ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा रेसिडुअल फ्लक्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा, एकदम जूठा जितना छोड़ते हैं ना खाना में उतना इसमें रेसिडुअल फ्लक्स होता है। ठीक है, उस फ्लक्स को क्या बोलते हैं, तो रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं, फाई आर बोल दीजिए, रेसिडुअल फ्लक्स, आर मतलब रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, इसको तो हमको पता है, इसको घुमाएंगे हम। ये डीसी जनरेटर है, क्या है, डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर को क्या करना पड़ता है, हमेशा हमको घुमाना पड़ता है। जैसे इसको घुमाइएगा तो यहाँ पे जो है वोल्टेज बनता है। ठीक है, वोल्टेज बनता है, वोल्टेज जो बनेगा शुरू में बहुत कम बनता है दोस्तों। वोल्टेज जो बनता है शुरू में मान लीजिए कि 20 वोल्ट बन गया। ठीक है, 20 वोल्ट बन गया शुरू में, एग्जाम्पल मान लिया कितना हो गया, 20 वोल्ट बन गया। अब 20 वोल्ट बनने के कारण क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 20 वोल्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है लगभग 20 वोल्ट अब लग रहा है। अब 20 वोल्ट क्या किया, इसमें एक्स्ट्रा करंट जो है डाल दिया। पहले जीरो करंट बह रहा था इसमें, लेकिन अब जो है कुछ करंट इसमें बहेगा। कितना बहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अब ये करंट बढ़ेगा, 1 एम्पियर का करंट बहेगा मान लीजिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सब कुछ मान रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई वोल्टेज था नहीं, पहले इसमें कोई वोल्टेज था नहीं, यहाँ पे कोई वोल्टेज पहले नहीं लग रहा था, तो कोई करंट भी नहीं बह रहा था। लेकिन जैसे इसको घुमाएं तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला, ईएमएफ का आपको फॉर्मूला पता है कि 5ZNP/60 है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो फ्लक्स था ना उसके कारण क्या हुआ, थोड़ा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, और उस ईएमएफ के कारण क्या हो गया, फिर करंट भाग गया, 1 एम्पियर का करंट भाग गया। ठीक है, तो अभी जो फ्लक्स हो गया, क्या हो गया दोस्तों, पहले जो फ्लक्स थोड़ा कम था, ठीक है, फ्लक्स मान लीजिए बहुत कम था, पहले 0. मान लीजिए कि 0.1 वेबर था, मतलब इतना कम था। अभी क्या हो गया, फ्लक्स जो है बढ़ गया, फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। फ्लक्स कितना हो गया, अब मान लीजिए कि 0.05 वेबर हो गया उदाहरण के तौर पर। तो फ्लक्स बढ़ गया तो उस फार्मूला से क्या हो जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा, है ना। फ्लक्स बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ बढ़ जाएगा। अब ईएमएफ कितना है, अब 20 ना होकर के 50 वोल्ट आ गया, उदाहरण के लिए मान रहे हैं। ठीक है, और अभी क्या हो गया, ये ईएमएफ बन गया, ईएमएफ बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे जो है बढ़ गया, यहाँ पे जो वोल्टेज लग रहा था वो बढ़ गया, तो करंट जो बह रहा था वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले 1 एम्पियर था, अब 1 एम्पियर ना होकर क्या हो जाएगा, ये 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर ना होकर के अब 2 एम्पियर हो गया, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, अब ये फ्लक्स, ये करंट जो बह रहा है क्या बढ़ रहा है, फील्ड वाइंडिंग बह रहा है, तो फ्लक्स को भी बढ़ाएगा। तो फ्लक्स जो फिर से बढ़ गया, अब हो गया कितना, 0.1 वेबर मान लीजिए, कितना हो गया, मतलब फिर से बढ़ रहा है, तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दोस्तों अब हो गया 100। और इसी प्रकार से जो है वोल्टेज बढ़ता जाएगा 2 और 300 पे जाएगा,
ठीक है, 200 पे जाएगा, फिर 300 पे जाएगा, ठीक है, 200 पे जाएगा, फिर 300 पे जाएगा। जब तक इसका कोर जो है सैचुरेट ना कर जाए तब तक क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है बढ़ता जाएगा। और फिर जब कोर सैचुरेट हो जाएगा तो वहीं पे जाकर वोल्टेज जो है रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में क्या होता है, डीसी जनरेटर में क्या होता है, तो खुद के करंट से ही, यानी कि खुद के करंट से ही जो आर्मेचर में करंट बन रहा है ना, उसी के करंट से ही क्या हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल उसी के करंट से ही क्या हो रहा है, तो फिर से जो है फील्ड करंट बढ़ रहा है। तो उसी करंट से फील्ड करंट जो है एक्साइटेशन हो रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अपने ही करंट से, क्या हो जाएगा, अपने ही करंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ब्रशों को कहाँ पे रखा जाए ताकि उच्चतम दक्षता प्राप्त हो। ये क्वेश्चन आपको बताए थे दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको बताए थे, एक बार देखिए आपको बताए थे क्या, देखिए एक बार। सबसे पहले आपको एक बात बताए थे हम कि ब्रशों को कहाँ पे रखना चाहिए, तो आंख बंद करके याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ब्रशों को कहाँ पे रखना चाहिए, तो ब्रशों को दोस्तों रखना चाहिए मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, ब्रशों को कहाँ रखना चाहिए, तो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे, MNA पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रशों को कहाँ पे रखना है, तो MNA पे। तो MNA तो आपका आंसर हो गया, आंसर तो आपको फिक्स है कि ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपको पता है क्या कि MNA हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्त कैसे होगा। एक मान लीजिए कि नॉर्थ साउथ पोल हो गया, एक हो गया साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। अब दोस्तों बीच वाला जो भाग है क्या है, रोटर है। रोटर में बहुत सारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। रोटर में बहुत सारा कंडक्टर होता है जिसमें कि जिसको नाम क्या देते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग नाम देते हैं। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग नाम देते हैं। ठीक है, रोटर में बहुत सारा कंडक्टर है, उसको क्या नाम देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग नाम देते हैं। ठीक है, आपका जो बीच वाला लाइन है ना, बीच वाला जो लाइन है दोस्तों, जो ज्योमेट्रिकली बीच वाला लाइन है ना, जो ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे तो बीच वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसका नाम देते हैं GNA। क्या देते हैं, GNA, मतलब ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो ये बीच बीच में आ रहा है ना, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस। अगर आप लोड नहीं करेंगे, मान लीजिए जो आपका जनरेटर है उसको अगर लोड नहीं करेंगे तो MNA और GNA क्या होता है, यहीं पे होता है, नो लोड पे। MNA और GNA कहाँ पे होता है, यहीं पे। कब होता है ये, जब लोडिंग नहीं रहेगा तब, जब नो लोड रहेगा तब। जब लोड नहीं रहेगा जनरेटर पे तो ये रहेगा, GNA MNA क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। GNA MNA क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता क्या है, आपको क्या पता है दोस्त, आपको ये पता है, आपको क्या पता है, आपको ये पता है सर, यहाँ जो है फ्लक्स जो है दोस्तों ऐसे बहता है, फ्लक्स जो है ऐसे बहता है। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है फ्लक्स बहता है। ठीक है, इस प्रकार से फ्लक्स जो है बहता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है। ठीक है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है। लेकिन जैसे ही लोड हो जाएगा, दोस्तों, तो क्या आप देखेंगे, जैसे ही जब लोड हो जाएगा तब क्या देखिएगा, जब अब देखिएगा कि MNA जो दोस्तों यहाँ पे आ गया है। MNA कहाँ पे आ गया है, इधर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है मशीन इधर घूम रहा है, चलने के लिए मशीन को तो घूमना ही पड़ेगा, है ना, मशीन को तो घूमना ही पड़ेगा। इधर घूम रहा है तो ये मान लीजिए क्या हो जाएगा, आपका MNA जो है अब इधर हो जाएगा। MNA क्या हो जाएगा, अब GNA पे नहीं है, जहाँ पे GNA है वहाँ पे नहीं है, तो क्या है, अलग जगह पे है। GNA हमेशा बीच बीच में रहेगा, GNA हमेशा यहीं पे रहेगा, लेकिन MNA नहीं होगा यहाँ पे भी हो सकता है MNA, कहीं और पे भी हो सकता है MNA। ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए हो गया, मैंने जो बताया ये हो गया दोस्तों जनरेटर के लिए। ठीक है, जनरेटर के लिए ये हो गया। जनरेटर के लिए क्या होता है, तो MNA जो होता है, जिधर जनरेटर रोटेट कर रहा है, जनरेटर जिधर घूम रहा है उधर दिशा में शिफ्ट हो जाता है। वही अगर बात करेंगे आप मोटर के लिए, अगर वही बात करेंगे मोटर के लिए, तो क्या हो जाता है दोस्तों, मोटर के लिए होता है विपरीत दिशा में, जिधर जा रहा है उसके विपरीत दिशा में MNA शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, MNA क्या होता है, जिधर जा रहा है उसके विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये मोटर के लिए। अगर मोटर भी मान लीजिए कि इधर ही घूम रहा है तब, ठीक है, मोटर भी इधर ही घूम रहा है तब, तो हमको क्या समझना है, अभी हमको ये समझना है कि GNA हमेशा बीच बीच में रहेगा, लेकिन MNA क्या होगा, MNA क्या होगा, तो दाएं बाएं हो सकता है, दाएं बाएं हो सकता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन ब्रश को हमेशा कहाँ रखना है, तो ब्रश को हमेशा रखना है MNA पे। ठीक है, MNA जहाँ पे भी रहे हमको ब्रश को वहीं पे रखना है, MNA जहाँ पे भी रहे ब्रश को वहीं पे रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, MNA पे रखना है। तो उत्तर तो बड़ा आसान था कि MNA ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस ही होगा। क्यों, वहाँ पे रहने से क्या होता है, वहाँ पे ब्रश रखेंगे तो वहाँ पे जो कंडक्टर होगा ना, MNA पे अगर ब्रश को रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो कंडक्टर होगा ना, वहाँ पे कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा उस कंडक्टर पे। ठीक है, उस कंडक्टर पे कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी वहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा। अब वोल्टेज नहीं रहने के कारण क्या होगा,
आपको स्पार्किंग नहीं होगा, ठीक है, स्पार्किंग नहीं होगा। और वहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे स्पार्किंग होगा। क्या होगा, स्पार्किंग होगा दोस्तों। तो स्पार्किंग से बचने के लिए हम लोग जो है ब्रशों को एमएनए पे रखते हैं। और इतना ही नहीं, इससे क्या होता है, मशीन का दक्षता भी इम्प्रूव होता है। मशीन का जो दक्षता होता है, एफिशिएंसी होता है, क्या होता है, ये भी हाई होता है, ठीक है। मशीन का जो दक्षता होता है ये भी हाई होता है। चलिए, तो उत्तर तो समझ में आ गया, सिंपल है। तो कहाँ पे रखेंगे ब्रश को, तो जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझ गए उसको याद भी कर सकते हैं कि ब्रशेस को दोस्तों रखना है एमएनए पे। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, कहीं पे भी पूछे, ब्रशेस को हमेशा रखना है एमएनए पे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सेस। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स एक समान वितरण करने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण करने के लिए आर्मेचर के चारों ओर, आर्मेचर के चारों ओर, अब ऑप्शन पढ़िए, योक स्थापित की जाती है, पोल्सू स्थापित किए जाते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका उत्तर आपको पता है, इसका उत्तर आपको पता है, जो बच्चे क्लास में पढ़े हैं उनको जो है इसका उत्तर पता है। लेकिन एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ये काम जो होता है दोस्तों किसका होता है, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस फोटो को ध्यान से देखिए, एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवाते हैं कि कौन पार्ट क्या है, ठीक है। एक बार फिर से आपको रिवीजन कराते हैं कौन सा पार्ट क्या है। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं पोल्स, इसको बोलते हैं पोल्स। जो ये देख रहे हैं ना, ये टेढ़ा सा जो भाग देख रहे हैं ना, वो है आपका पोल्स। ये वाला भाग जो डिजाइन बना हुआ है ना, जो आपका चुंबक है उसका जो डिजाइन है ना, इसे कट करके जो है ना, उसको बोलते हैं पोल्स। ये क्यों रखा गया है आप साफ साफ देख सकते हैं। पहले यहाँ पे एक बात और देखिए कि ये जो बीच में है ना, ये जो बीच में भाग देख रहे हैं ना, ये वाला वो है एयर गैप, हवा का गैप है। और सब में जो ये गैप है बराबर है दोस्तों। यहाँ पे भी देखिएगा तो वही एयर गैप है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा तो वही एयर गैप है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा तो वही एयर गैप है, ठीक है। सब जगह जो एयर गैप है बराबर है, सब जगह जो एयर गैप है बराबर है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि फ्लक्स कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में घुसता है। फ्लक्स कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल में निकलता है और साउथ पोल में घुसता है, ठीक है। एयर गैप को मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए। आपको समझ में आ गया कि जो वो दिया हुआ है वो क्या है, एयर गैप है। अभी होता क्या है, होता क्या है, फ्लक्स जो दोस्तों, फ्लक्स जो बनता है ना, वो देखिए इस प्रकार से रोटर के कंडक्टर पे जाता है। तो इसीलिए रखा गया है कि जितना भी एयर गैप है सब समान हो। मतलब कि यहाँ पर जो कंडक्टर का एयर गैप है वो भी समान हो, यहाँ पे 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 भी समान हो, सब जगह समान एयर गैप हो। मान लीजिए कि इस तरीके से रख दिया, मान लीजिए कि ये कंडक्टर हो गया रोटर का, ठीक है। मान लीजिए कि रोटर कंडक्टर हो गया, हम पोल जो है ऐसे बना दिए, ठीक है, ऐसे पोल बना दिए। तो देखिए तब क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो है अलग दूरी है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा दूरी बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा और दूरी बढ़ गया। तो अलग अलग फ्लक्स को जो है अलग अलग तरीके से काटेगा और फ्लक्स जो है अलग अलग समय ईएमएफ अलग अलग बनेगा। तो ये ना होने के लिए क्या करते हैं, इस डिज़ाइन को ऐसे कर देते हैं दोस्तों, ताकि जो है इस डिज़ाइन को ऐसे कर देते हैं ताकि एयर गैप जो है सब जगह बराबर रहे, ठीक है। एयर गैप जो है सब जगह बराबर रहे, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं सब जगह है एयर गैप बराबर हो जाता है। इससे क्या होगा कि सभी जो रोटर कंडक्टर में है बराबर फ्लक्स मिलेगा और सब में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ जो प्रेरित होगा बराबर होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, पोल का जो हम लोग डिजाइन करते हैं, पोल शू का जो डिजाइन करते हैं इसीलिए करते हैं ताकि सब में बराबर रूप से फ्लक्स का वितरण हो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे उत्तर, तो यहाँ पे उत्तर होगा दोस्तों, पोल शू को स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। पोल शू को इसीलिए स्थापित किए जाते हैं ताकि सारा जो कंडक्टर है रोटर का सब में बराबर फ्लक्स मिले। वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन हेतु डीसी जनरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो किस डीसी जनरेटर को इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज कंपनसेशन? तो आपको बताए थे ऊपर में दोस्तों कि डीसी सीरीज जो जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है दोस्तों, उसका क्या प्रॉपर्टी है बताए थे, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी बताए थे, उसमें बताए थे दोस्तों कि अगर लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है तो उसमें क्या होता था कि वोल्टेज भी बढ़ जाता था। जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, जिसको भी से दिखाते हैं, वो वोल्टेज क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा फिट कहाँ पे बैठेगा, कहाँ पे फिट बैठेगा, तो वोल्टेज कंपेंसेशन में। देखिएगा आप फीडर जो रहता है ना, मान लीजिए कहीं से लाइन जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पे आप देखेंगे कि बिजली का वितरण होता है ना, वहाँ पे देखेंगे तो जो लंबी लंबी लाइनें होती है उसमें क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। चूँकि लाइनों में कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण क्या होता है, वोल्टेज कुछ ना कुछ घट जाता है, ठीक है। मान लीजिए जो ट्रांसफार्मर से मान लीजिए कि 230 वोल्ट चला था, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते या दूर दूर जाते जाते क्या होता है भाई, वो हो जाता है 190 वोल्ट, ठीक है। तो हमको तो 190 वोल्ट चाहिए नहीं, हमारे घर में कितना चाहिए, हमको चाहिए 220 वोल्ट। तो क्या कीजिएगा,
तो यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, डीसी सीरीज जनरेटर लगा दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, उसका वोल्टेज जो है बूस्ट हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, 230 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग होता है। तो डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग होता है वोल्टेज को बढ़ाने में, ठीक है, फीडर के वोल्टेज को बढ़ाने में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, श्रेणी जनरेटर, सीरीज जनरेटर हो जाएगा दोस्तों उत्तर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को और डीप में पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो डीसी जनरेटर जो होता है दोस्तों, उसका अक्सर प्रयोग एक बूस्टर के तौर पे किया जाता है। बूस्टर मतलब क्या होता है, बूस्टर डोज मतलब क्या होता है, बढ़ाना। बूस्टर मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो वोल्टेज को बूस्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे बूस्टर का मतलब क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना। तो वोल्टेज के बढ़ाने के तौर पे किया जाता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में बोलेगा बूस्टर का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सही बात है। उसका प्रयोग जो है बूस्टर के रूप में किया जाता है, मतलब वोल्टेज के बढ़ाने के रूप में किया जाता है, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में बिजली के तारों को लोड किया जाता है ना, तो तारों के रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाता है, वहाँ पे वोल्टेज कुछ घट जाता है। जैसा आपको बताया कि 230 वोल्ट मान लीजिए चला था, बचा कितना है, तो 190 वोल्ट मान लीजिए बचा है बस, ठीक है। तो वोल्टेज गिर जाता है। चूंकि सीरीज डीसी जनरेटर क्या होता है भाई, सीरीज डीसी जनरेटर का वोल्टेज जो है करंट के साथ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। करंट बढ़ने के साथ क्या होता है, उसका वोल्टेज बढ़ता है। आपको बताए थे कि लोड बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ाने से क्या हो जाता है, उसका वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है वोल्टेज जो ड्रॉप हो गया ना, वोल्टेज जो गिर गया ना, उसकी भरपाई के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसी वजह से इसे कहाँ लगाया जाता है, लाइन के आखिरी में, मतलब लास्ट में लगाया जाता है। लाइन जहाँ पे खत्म हो रही है ना, उसके आसपास लगा दिया जाएगा इसको, ठीक है। उसको आसपास लगा दिया जाएगा इसको, ताकि क्या हो जाए, वोल्टेज जो है बूस्ट कर दे। मान लीजिए कि इसको 230 से चला था, 230 से चला था, अब मान लीजिए अभी घट करके 190 हो गया, मान लीजिए घट करके 190 हो गया, तो इसको लास्ट में लगा दीजिएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, 230 वोल्ट आ गया आपका, जो हमको चाहिए था वो आ गया, ठीक है। चलिए, इसको सीरीज में हमेशा लगाया जाता है और लाइन के अंत में लगाया जाता है। ऑटोमोबाइल की बैटरी को अवशेषित यानी कि चार्ज करने के लिए कौन सा डीसी जनरेटर लगाना है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों कौन सा डीसी जनरेटर लगाना है, तो डीसी शंट जनरेटर लगाना है। डीसी शंट जनरेटर लगाना है, क्योंकि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका टर्मिनल वोल्टेज होता है ना दोस्तों, भी वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, ठीक है। कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, तो ये चार्जिंग में बहुत अच्छे से मदद करेगा, ठीक है। चार्जिंग में बहुत अच्छे से मदद करेगा। कैसे होता है इसका जो टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट कैसे होता है दोस्तों, देखिए क्यों होता है कांस्टेंट, एक बार देख लीजिए। डीसी शंट जनरेटर का आप देखेंगे ना फोटो बना करके, तो फोटो में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, देखिए, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए फ्लक्स जो है, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों, है ना। फ्लक्स जो हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है ना। फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। आपको पता क्या है कि ई इजिकल टू होता है भी प्लस आई आर है ना, भी प्लस आई आर। आपका भी क्या हो जाएगा, तो ई माइनस आई आर हो जाएगा दोस्तों, ई माइनस आई आर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, क्योंकि फ्लक्स तो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है लगातार वही वोल्टेज लग रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स हो जाता है कांस्टेंट, इस हिसाब से आपको देखेंगे तो वोल्टेज जो है कांस्टेंट आपको मिलता है, क्योंकि ईएमएफ आपको फिक्स हो जाएगा, फ्लक्स फिक्स हो गया तो, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वोल्टेज जो इसका कांस्टेंट होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग जो है चार्जिंग में भी किया जाता है। चलिए, अगला जो है, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है वह क्या कहलाती है। तो बोल रहा है थर्मल, उष्मीय, गतिज, स्थितिज, केमिकल। तो आपको बताना है कि किस प्रक्रिया से जो है यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। तो आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे दोस्तों कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है ना, उसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा क्या देखना होता है, जो चालक है, जो कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर कहाँ पे है भाई, तो आर्मेचर में है। आर्मेचर की कंडक्टर में वोल्टेज आना है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर है ना। और फ्लक्स, फ्लक्स कहाँ पे है दोस्तों, तो फ्लक्स आपका स्टेटर में है, ठीक है। फ्लक्स यानी कि स्टेटर में, फील्ड वाइंडिंग में जो है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, कोई सापेक्ष गति होना चाहिए, तभी जाके आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये कैसे होता है दोस्तों, आपको रोटर को घुमाया जाता है। जनरेटर कैसे घूमता है, जनरेटर कैसे आपको वोल्टेज बनाता है, जैसे रोटर को घुमाया जाता है तब जाकर के इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि घूमने के बाद ही आपका कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में
रिलेटिव मोशन होगा और तब जाके आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। ये आपको बता चुके हैं, इसको नाम अलग से देते हैं कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इसका ये भी नाम है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि गति के कारण ये हो रहा है, तो गति ऊर्जा के कारण ये हो रहा है, ठीक है, पढ़ाए थे पहली क्लास में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध लगभग का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, लेकिन कुछ लोग इसमें हो सकते हैं कन्फ्यूजन में। आप लोग उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बनाए होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन कुछ लोग हो गए होंगे बड़ा टेंशन में कि भाई क्या हो गया, ये 5 किलोवाट क्यों दे दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन में दोस्तों जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ जानकारी उसका प्रयोग होना ही चाहिए। हम लोग क्या सोच रहे हैं, अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि 5 किलोवाट दिया है, इसका प्रयोग तो हम लोग करना ही होगा। लेकिन आपको क्या बताया है कि एक याद भी कर लेते हैं आपको कि रेजिस्टेंस जो होता है आर्मेचर का क्या होता है, 1 ओम होता है। क्या होता है, 1 ओम होता है, या फिर इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास होता है, ये बात मान लीजिए, इसी के आसपास होता है, ठीक है। तो इसके सबसे आसपास कौन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ये, तो उत्तर यही हो जाएगा दोस्तों। सिंपल में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आर इक्वल टू 0.15 ओम, ठीक है। अब बोलिए सर क्या आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम होगा कि ये होगा, आप फिक्स क्यों नहीं बता रहे हैं, कुछ मान क्यों नहीं बता रहे कि सर यही होगा फिक्स। क्योंकि दोस्तों कि आर्मेचर की जैसी वाइंडिंग होगी, ठीक है, चाहे वेव बाइंडिंग होगी चाहे आपका लैप बाइंडिंग होगी, उसके आधार पे आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है दोस्तों, उसके आधार पे आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है डिफाइंड होता है, ठीक है। अगर आपका वेव बाइंडिंग होगा तो अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा, लैप बाइंडिंग हो जाएगा तो अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम के आसपास ही होना है, ज़्यादा होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, इसलिए इसमें क्या होगा, इस जानकारी का कोई काम नहीं है, इस जानकारी का कोई काम नहीं है, रेजिस्टेंस जो है वो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को 2 भाग में विभक्त कर दिया जाता है और एक भाग को श्रेणी क्रम में और दूसरे भाग को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो जनरेटर क्या कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक जो फील्ड वाइंडिंग है उसको श्रेणी में जोड़ना है। तो देखिए ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, ठीक है, एक को श्रेणी में जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से जोड़ दिए श्रेणी में, और एक को जोड़ना है पैरेलल में। अब बोल रहा है कि इस डीसी जनरेटर को क्या नाम देते हैं। तो बच्चा को पता है, यहाँ पे जो भी पढ़ रहा है बच्चा को पता है कि इस डीसी जनरेटर को बोलते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं, कंपाउंड डीसी जनरेटर। अगर ये ऑप्शन रहे तो फटाक से टिक मारना है। क्या नाम है इसका, कंपाउंड डीसी जनरेटर। कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है बताइए। पहला देखिए गलत हो गया, सीरीज तो होगा नहीं, शंट तो होगा नहीं, तो कंपाउंड ये हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ये, आंसर हो जाएगा सी। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, लैप संयोजित आर्मेचर वाले, लैप संयोजित आर्मेचर वाले, देखिए लैप बाइंडिंग बोल दिया है, साफ साफ बोल दिया है कि लैप बाइंडिंग है, क्या है, लैप कनेक्टेड है। तो आपको पता है कि लैप बाइंडिंग में क्या होता है भाई, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे लैप देख लिया, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समानांतर पथों की संख्या पोल के बराबर होता है। अब पोल कितना है, तो पोल आपका 4 है, तो ये हो जाएगा 4। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, वरना गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए बोल रहे हैं कि लैप संयोजित आर्मेचर वाले 4 पोल शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोध जो है, ठीक है, क्षेत्र प्रतिरोध जो है 50 ओम है और आर्मेचर प्रतिरोध जो है 0.1 ओम है, ठीक है ना। क्षेत्र प्रतिरोध हो गया 50 ओम हो गया, आर्मेचर प्रतिरोध हो गया 0.1 ओम हो गया। अब बोल रहे हैं कि 40 वोल्ट और 100 वोल्ट और 40 वाट वाले 7 लैंप जो हैं विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान इससे किया जाता है। अब देखिए दोस्तों डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाम क्या दिया, तो शंट जनरेटर नाम दिया दोस्तों। तो शंट वाला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, शंट वाला डायग्राम बना लेते हैं, मजा आएगा आपको। ठीक है ना। अभी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लोड तो कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे लोड तो जोड़ना है। कितना लोड है भाई, कितना लोड है, तो 7 वो लैंप है, ठीक है, एक लैंप नहीं है, कितना लैंप है, 7 वो लैंप है। लैंप लगा दीजिए, लैंप इस प्रकार से दिखाया जाता है, तो एक दो गो नहीं है, कितना है, 7 गो है। हम 7 बनाएंगे नहीं, एक दो गो बना के काम चलाएंगे, ठीक है ना। फोटो बनाना जरूरी नहीं है, आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया 2 गो, और इसी प्रकार से कितना है, टोटल 7 गो है, टोटल कितना है, 7 लैंप है, ठीक है।
लैंप को देखिए दोस्तों ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, लैंप को ऐसे भी दिखाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, काम आएगा कभी ना कभी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई 4 पोल का जो आपका शंट जनरेटर हो गया, लैब कनेक्टेड है, आपका फील्ड वाइंडिंग का जो दे दिया है 50 ओम दे दिया है, आपका आर्मेचर वाला दे दिया है, यहाँ पे जो छोटा सा आर होता है कितना है 0.1 है। अब पूछ क्या रहा है, तो आर्मेचर करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर्मेचर करंट पूछ रहा है। यहाँ पे वोल्टेज भी दे दिया है, क्या दे दिया है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट कितना दे दिया 100 वोल्ट। और एक एक जो आपका दिया है, आपका जो बल्ब है, बल्ब जो है ना, बल्ब का रेटिंग क्या दिया है, बल्ब का रेटिंग क्या दिया है दोस्त, बल्ब का रेटिंग दिया है आपका 100 वोल्ट। इसी से हम टर्मिनल वोल्टेज लिखे हैं और 40 वाट। ये 100 वोल्ट देखें, हम टर्मिनल वोल्टेज 100 वोल्ट लिखे हैं क्योंकि बल्ब लगा रहा है 100 वोल्ट का, तो टर्मिनल वोल्टेज 100 वोल्ट ही होगा। अब देखिए दोस्तों कैसे बनाइएगा। सबसे पहले देखिए इसको कैसे बनाइएगा। सबसे पहले जो है एक फार्मूला आता है, पावर इजिकल टू V इंटू आई। पावर इजिकल टू V गुने आई, ये आपको बता चुके हैं पहली क्लास में, आपको ये पता होना चाहिए। पावर इजिकल टू क्या होता है, V इंटू आई। सबसे पहले आपको क्या निकालिएगा, पावर इजिकल टू V इंटू आई हो गया है ना। तो एक दे दिया है 100 वोल्ट और दे दिया है 40 वाट। यहाँ पर से आई क्या निकाल लीजिएगा, आई क्या हो जाएगा P/V, यानी 40/100 क्या हो जाएगा 40/100, तो 0.4 एम्पियर हो गया दोस्तों। क्या हो गया 0.4 एम्पियर। ये क्या हो गया, एक लैंप का करंट है। कितना लैंप का करंट है, एक लैंप का करंट है दोस्त। कितना लैंप का, एक लैंप का करंट है। तो यहाँ पे जो करंट आया ना 0.4 एम्पियर कितना है, एक लैंप का करंट है 0.4। अगले लैंप का कितना होगा, तो अगले लैंप का भी उतना ही होगा। अगले लैंप का भी कितना होगा, उतना ही होगा। और वैसे वैसे सातों लैंप का क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है, उतना ही करंट होगा। अब पैरेलल है, ठीक है। अब सब का सब करंट कहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा। सब का सब करंट कहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से जाने वाला कुल करंट क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि 0.4 जा रहा है या गुना 7 लैंप है, यानी कि 2.8 एम्पियर का करंट है। 2.8 एम्पियर करंट जो है यहाँ से जा रहा है, ये बात बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्योंकि यही करंट जो है आगे जाके इधर भी जा रहा है, यही जा रहा है, वैसे ऐसे 7 ब्रांच में जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो 2.8 एम्पियर का करंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 100 वोल्ट जो है यहाँ पे लग रहा है, 100 वोल्ट यहाँ पे लग रहा है, तो वही वोल्टेज देखिए यहाँ पे लगाया है कि नहीं, बिल्कुल वही वोल्टेज जो है यहाँ पे लगाया, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध तो आ नहीं रहा है। तो 100 वोल्ट आपको कहाँ पे लगाया, शंट में भी आपको 100 वोल्ट लग रहा है, शंट में भी क्या लग रहा है आपको 100 वोल्ट लग रहा है। तो शंट में से कितना करंट हो जाएगा, तो V इजिकल टू आई अगर लगाइएगा, तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो V आपको वोल्टेज ये हो गया, ये हो गया 50, तो ये क्या 2 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, यानी कि 2 एम्पियर का करंट जो है शंट में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप KCL लगाइएगा, KCL लगाइए तो क्या पाइएगा, यहाँ पे जो करंट जा रहा है ना, यहाँ पे जो करंट निकल रहा है IA से, वो करंट क्या होगा, तो इसका और इसका सम होता है, इसका सम होगा, आपको साफ साफ दिख भी रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका IA जो होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो IA जो होगा किसका होगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो एक तो हो गया 2.8 एम्पियर और एक हो गया 2 एम्पियर, तो क्या हो गया 4.8 एम्पियर। ये जहाँ पे उत्तर रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है ये, तो ये हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर D में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर का वेव वाइंडिंग है। अब देखिए वेव वाइंडिंग है, यहाँ से क्या समझ में आएगा कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एकदम साफ साफ ये लिखना चाहिए आपको। अगर आप ये लिख रहे हैं तब जाके आपको समझेंगे कि आपको पढ़ाई चल रहा है अच्छे से। तो एक डीसी जनरेटर वेव वाइंडिंग में है, उसमें 8 पोल है, 4 गो चालक है। तो पोल कितना हो गया, 8 लिखते चलिएगा। चालक कितना है भाई, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 4 गो हो गया। आरपीएम में एन दिया हुआ है 600 आरपीएम। अगर आरपीएम में नहीं दिया रहेगा तो आरपीएम बदलना है, लेकिन यहाँ पे आरपीएम में दे दिया है, ठीक है। फ्लक्स भी दे दिया है, फ्लक्स क्या दे दिया है, तो 0.5 वेबर हो गया। फ्लक्स भी दे दिया 0.5 वेबर हो गया, ठीक है। 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस जो है दोस्तों क्या होगा उसका मान, तो आपको फार्मूला यहाँ पे प्रयोग करना है। तो 5ZNP/60, इस फार्मूला का प्रयोग कीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 हो गया 0.5 वेबर, बिल्कुल सब कुछ एसआई यूनिट में लिखना है। जो एसआई मात्रक होता है सब कुछ को एसआई मात्रक में लिखिएगा, तब कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। 600 हो गया, पोल आपका 8 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका ए कितना हो जाएगा, 2। अब बताइए क्या होगा, इसको देखिए 10 मरतबे कट जाएगा, ये 4 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 × 16, तो हो जाएगा 80 वोल्ट। क्या हो जाएगा 80 वोल्ट। ये कहाँ पे आपको दिखेगा, 80 वोल्ट दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो जो बच्चे बी मारे हैं बिल्कुल सही जवाब।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक शंट जनरेटर जो है 200 वोल्ट्स के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर करंट प्रदान करता है। तो ये शंट जनरेटर है, फटाक से बना लीजिए डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए, डायग्राम बनाने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, फटाफट डायग्राम बना लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आपका शंट पे ही पूछेंगे। ठीक है, शंट वाले पे ज़्यादा क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल पूछेंगे तो शंट वाले पे ज़्यादा पूछ रहे हैं ये लोग, देख रहे हैं, है ना, आप लोगों में शंट वाले पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। अभी क्या बोल रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक शंट जनरेटर जो है 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर, मतलब टर्मिनल वोल्टेज दे दिया है 250, है ना, कितना करंट दे रहा है लोड में? तो 195 एम्पियर का करंट दे रहा है, 195 एम्पियर करंट दे रहा है। ठीक है, अगर स्विच जोड़ दिया जाए, ये स्विच है, इसको जोड़ दिया तो क्या हो रहा है? 195 एम्पियर का करंट दे रहा है। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान दे दिया है 0.02, तो यहाँ पे जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा उसका मान क्या दे दिया है? 0.02 दे दिया है। अब शंट फील्ड का दे दिया है 50। अब देखिए यहाँ पे जो भी वोल्टेज लग रहा है दोस्तों, वो वोल्टेज जो है यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, तो वोल्टेज गिरने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 250 वोल्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर करंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? V=IR लगाइए, तो I क्या हो जाएगा? V/R, इधर को भागा दे देना है। ठीक है, तो यानी कि 5 एम्पियर करंट यहाँ पे आपको घुस रहा है। ठीक है, 5 एम्पियर करंट जो है यहाँ पे घुस रहा है। इधर से कितना आ रहा है? इधर कितना जा रहा है? तो 195 जा रहा है ना, 195 जा रहा है। यहाँ पे कितना जा रहा है? तो 5 एम्पियर जा रहा है। तो अब देखेंगे दोनों करंट कहाँ से आएगा? दोनों करंट आपका आएगा आर्मेचर से। तो आर्मेचर करंट दोस्तों क्या हो जाता है? तो दोनों का जोड़ हो जाता है। आर्मेचर करंट क्या हो जाता है? दोनों का जोड़ हो जाता है। तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों को जोड़ दीजिए, आपको KCL लगाना आता चाहिए, जोड़ देना चुपचाप, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 195, क्योंकि आपको जनरेटर है, जनरेटर ही जो है पूरा करंट यहाँ पे देगा। तो हो जाएगा 200 एम्पियर। तो 200 एम्पियर जहाँ पे हो जाएगा, ये तो एम्पियर हो गया। तो यहाँ पे आइए नहीं पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं? तो वोल्टेज पूछ रहे हैं, मतलब EMF पूछ रहे हैं, ये वाला EMF पूछ रहे हैं, यहाँ पे कितना EMF होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जनरेटर में जो होता है फार्मूला क्या होता है, आपको पता है जनरेटर में फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है दोस्त कि E होता है V+IARA होता है, V+IARA होता है। ठीक है, V कितना आपको पता है? तो 250। आपको करेंट कितना निकल गया है? तो आपको निकल गया 200। रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो 0.02 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 100 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा? ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 250 जोड़ 4 हो जाएगा, यानी कि 254 हो जाएगा दोस्तों, 254 वोल्ट हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF। कहाँ पे ये उत्तर दिख रहा है आपको? कहाँ पे दिख रहा है भाई? आप लोग बताइए मुझे। तो सर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चों ने खुद से इस क्वेश्चन को बना लिया था, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस मतलब कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल नालंदा गुरुकुल पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो हम बनाते हैं आप तक पहुँचे और आपको लाभ हो। ठीक है, आपको लाभ हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने मित्रगणों के साथ, भाई बंधु के साथ, जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ते हैं, जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड संबंधित हैं, उनको ये वीडियो जरूर साझा कीजिएगा। ठीक है।